Hi everyone, I hope all of you are doing well. Today we are going to continue our lecture series of natural products. In previous lecture we have studied about amino acids introduction. Okay, so amino acids हमारे पास क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस तरीके की फॉर्म में एग्जिस्ट करना प्रेफर करते हैं, उसके लिए हम पीआई वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ हमारे पास अमीनो एसिड्स के एग्जांपल, उनकी साइड चेन, ये सब हमने डिस्कस किया था. ठीक है, आज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स. तो हमारे पास सिंथेसिस के लिए मेजर 3 नेमिंग रिएक्शंस है, आप कह सकते हो, या 3 सबसे इम्पॉर्टेंट वाली सिंथेसिस हैं जो हम आज यहाँ पे पहले स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट उनकी प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे एंड देन हमारा चैप्टर पेप्टाइड्स वाला स्टार्ट होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड में हम पढ़ने वाले हैं वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. इसमें आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि हम क्या एज रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, रिएक्शन कंडीशंस क्या हैं, एंड देन प्रोडक्ट हम क्या यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, तो जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है उसमें हमारे पास पोटाशियम थैलामाइड, मेजर जो हमारे पास ये रिएक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट है कि पोटाशियम थैलामाइड को ट्रीट करना है हमने अल्फ़ा हेलो एस्टर के साथ. दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, पोटाशियम थैलामाइड एंड अल्फ़ा हेलो एस्टर या फिर एसिड. ठीक है, अल्फ़ा हेलो एस्टर या फिर एसिड, जिसे फर्दर हम हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से प्रोसीड करेंगे एंड देन वी विल गेट आर अल्फ़ा अमीनो एसिड, जो भी हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड चाहिए वो. अब देखो यहाँ पे मैंने एस्टर भी लिखा, एसिड भी लिखा, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर हमने एस्टर लिया होगा तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस मैंडेटरी स्टेप रहेगा, क्योंकि हमें अपने अमीनो एसिड में COH ग्रुप चाहिए होता है, ना कि एस्टर. तो अगर एस्टर लिया होगा तो हाइड्रोलिसिस ज़रूर करानी है. बट अगर स्टार्टिंग में ही आपने अल्फ़ा हेलो एसिड ले लिया होगा, फिर आप इस केस में हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो. ओके, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी सिंथेसिस है, पोटाशियम थैलामाइड, अल्फ़ा हेलो एस्टर या फिर एसिड. एस्टर है तो हाइड्रोलिसिस भी होगी, एसिड है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. ठीक है, बट पोटाशियम थैलामाइड तक पहुंचने के लिए हो सकता है कि हमें कुछ और सबस्ट्रेट की या रिएजेंट्स की हेल्प पड़े, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि अब अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट पोटाशियम थैलामाइड आपको दे देगा तब तो 1-2 स्टेप की रिएक्शन है हो जाएगी. बट इन केस अगर नहीं दिया है, फिर हम ये कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑन जनरल बेसिस, वहाँ से हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, देखो जो पोटाशियम थैलामाइड की हमने बात करी थी वो सिंथेसाइज करने के लिए हम रिएक्शन को नैप्थलीन से स्टार्ट कर सकते हैं. नैप्थलीन को अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ यूज़ करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे V2O5 लिया है, जैसे KMNO4 भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट रहता है. अगर ऐसा कुछ हमने यूज़ किया है तो ये जो बेंजाइलिक पोजीशन है, इन बेंजाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन देखने को मिल सकती है. तो हमारे पास इस केस में क्या होता है, जैसे KMNO4 वर्क करता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी काम करेगा. और जो हमारे पास ये बेंजाइलिक पोजीशन होगी, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगी. जब हमारे पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगी तो फर्दर क्या है कि इस सिस्टम में न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है. तो एक पार्ट दूसरे पार्ट पे अटैक करेगा और यहाँ पे साइक्लाइजेशन का प्रोडक्ट मिलेगा. OH यहाँ से, H यहाँ से, यानी ओवरऑल H2O रिमूव होगा. जब आपके पास यहाँ पे H2O रिमूव होगा तो ये कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाएगा. आफ्टर दैट इस साइक्लिक सिस्टम को हम अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हैं. जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये दोनों कार्बोनिल में से किसी भी एक कार्बोनिल पे अटैक कर सकता है. जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये बाहर से स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन लेके आ रही है. अगर ये स्पीशीज़ बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके आ रही है तो इसे अपना कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, दैट्स वाई ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पे ब्रेक हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो नेगेटिव चार्ज को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर सकता है. ठीक है,
तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जब ये अटैक हुआ तो ये NH3 पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड अब बन रहे हैं यहाँ पे, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ गए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये सिंपल एक वर्कअप की प्रोसेस होती है कि इसे अगर एक प्रोटॉन मिल जाए तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, इसका एक प्रोटॉन चला जाए तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों का न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर कहीं पे ऐसा देखने को मिलता है कि जिसे प्रोटॉन चाहिए वो एक्सेप्ट कर ले, जिसके पास एक्स्ट्रा है वो डोनेट कर दे, तो इसे वर्कअप की प्रोसेस हम कहते हैं, राइट। और अब हमारा सिस्टम न्यूट्रल भी हो गया। बट इसके बाद फिर एक साइक्लाइजेशन देखने को मिलती है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब कंपैरिजन आता है तो नाइट्रोजन कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इन अ वेटर वे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम। तो जैसे ही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, ये अगेन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस भी आएंगे, और जैसे ही वापस आएंगे यहाँ से इसे OH रिमूव करना पड़ेगा। बट OH अपने आप में एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, तो वो अकेला नहीं जा रहा है, इससे एक और प्रोटॉन लेके जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो अब आपके पास जो साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट बना वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। बस इस प्रोडक्ट को अब आपने किसी भी बेस के साथ यहाँ पे ट्रीट करवाना है। लाइक यहाँ पे मैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, K+OH नेगेटिव। तो अब ये बेस क्या करेगा, जो नाइट्रोजन के ऊपर एसिडिक प्रोटॉन है उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये क्या बन जाएगा, N नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ पोटाशियम एज काउंटर आयन उसके आसपास रह सकता है। तो नेगेटिव चार्ज को देखते हुए अगर पोटाशियम आसपास आ रहा है तो इसी चीज़ को तो हम यहाँ पे क्या